नमस्कार। इस ब्रेकिंग न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। हमारे साथ यहां मौजूद हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी, आपका भी स्वागत है और एक बार फिर आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो जुड़ने वाले हैं, सबका इस्तकबाल है, स्वागत है। और सबसे बड़ी बात कि आप जानते हैं कि इन दिनों सियासत जो है वो काफी गर्म है, सर्द मौसम है। दिल्ली का तो और भी ज्यादा। उत्तर भारत में आप कहीं बारिश तो कहीं धुंध, कहीं कोहरा, सब कुछ आप देख रहे हैं। पहाड़ों पे जाइए तो बर्फबारी भी है। लेकिन इन सब के बीच खबरें बड़ी जोरदार आ रही हैं और खबरों में दिल्ली में चुनाव और उधर बिहार में हाहाकार, हंगामा, बवाल जो कह लीजिए, सब कुछ मचा हुआ है। बिहार की चर्चा हम लगातार करते हैं और दिल्ली की चर्चा भी कर रहे हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, अभी इस वक्त जब हम चर्चा कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं इस ब्रेकिंग न्यूज की, तो अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कल भी अरविंद केजरीवाल ने यहां दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और एक बड़ा गंभीर आरोप उन्होंने चुनाव आयोग पे लगाया था, बीजेपी पे लगाया था कि वोटों की चोरी कर रही है बीजेपी और चुनाव आयोग उसमें साथ दे रहा है। कैसे साथ दे रहा है चुनाव आयोग, इस पे चर्चा करेंगे। लेकिन क्या दिल्ली का चुनाव जो है वो सेट हो चुका है, यानी सेटल हो चुका है? क्या ऐसा ही है या कुछ और है? क्या दिल्ली के चुनाव में अरविंद केजरीवाल को बुरी तरह फंसाने की जुगाड़ बैठा दी गई है? और क्या यहां पर अरविंद केजरीवाल और यानी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस यानी राहुल गांधी, ये दोनों हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं? बहुत कुछ हम इस ब्रेकिंग न्यूज में आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उसके अलावा अभी सीधे चलते हैं, सबसे पहले अरविंद केजरीवाल इस वक्त क्या कह रहे हैं यह सुन लेते हैं। उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाएंगे और फिर यह भी समझेंगे कि कल उन्होंने जो बातें कही थी और खासकर वोटों की चोरी कैसे हो रही है, यह समझेंगे। आज 12 तारीख है, इसके बाद 13, 14, 15 तारीख तक, यानी 14 के बाद बिहार की सियासत बहुत गर्माने वाली है। लेकिन आज बिहार में गर्मा गर्म मौसम नहीं है, लेकिन गर्मा गर्म जो सड़कें हैं वो हैं। कहीं आगजनी हो रही है, कहीं पानी की बौछार है। और यह सब इसलिए क्योंकि पप्पू यादव ने बीपीएससी एग्जाम में जो धांधली हुई है उसके खिलाफ आज बिहार बंद का आह्वान किया था और उस पर तोड़ फोड़ और बाकी बहुत सारी चीजें हो रही है। उस पर भी चलेंगे, पप्पू यादव की बात भी करेंगे, बात बिहार की करेंगे। लेकिन उससे पहले दिल्ली में जो चल रहा है और अरविंद केजरीवाल जो बातें कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। सुनिए जरा अरविंद केजरीवाल को। झुग्गी वाले को मकान देने के लिए 1000 साल, 10 साल में 4700 बनाए हैं। 4 लाख मकान बनाने हैं इन लोगों को। तो मकान थोड़ी बनाने हैं इन लोगों को, झूठ बोल रहे हैं ये लोग। मकान थोड़ी बनाने हैं, इन्होंने पूरी प्लानिंग कर रखी है। अगले 5 साल के अंदर दिल्ली की एक एक झुग्गी को तोड़ देंगे, लोगों को बेघर कर देंगे, लोगों को सड़क पे ले आएंगे। आज उसके सबूत के तौर पे आए हैं ये जो झुग्गी बस्ती है। इन झुग्गी बस्ती को कह रहे हैं जहां झुग्गी वहां मकान। इन बेचारों को पता नहीं कि 30 सितंबर 2024 को, अभी जनवरी है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3, आज से 3.5 महीने पहले, 3.5 महीने पहले 30 सितंबर 2024 को रेलवे ने ये जमीन के टेंडर कर दिए। ये जमीन के टेंडर कर दिए रेलवे वालों ने, बेचारे झुग्गी वालों को नहीं पता। ये तो इसको कोई बीजेपी वाले देगा। इनका फोन आया सतिंदर जैन का मेरे पास कि बीजेपी के अंदर से कोई मेरे को कागज देगा। ये तो टेंडर हो लिए इस जमीन के। और इतने बेशरम है बीजेपी वाले, इतने गद्दार हैं, इन लोगों को कैसे धोखा दे रहे हैं झुग्गी वालों को। ये झुग्गी के अंदर जाके सो रहे थे और 27 दिसंबर को, आज कितनी तारीख है? 12 तारीख है, 15 दिन पहले 27 दिसंबर को एलजी ने इस झुग्गी की जमीन का लैंड यूज चेंज कर दिया। और वो इनकी झुग्गी में आके इनके बच्चों से कैरम खेल रहे हैं। इतने ज्यादा दगाबाज कोई हो सकता है क्या? इनके झुग्गी वालों को कह रहे हैं जहां झुग्गी वहां मकान। जैसे ही चुनाव 8 फरवरी को खत्म होंगे, इनकी झुग्गी तोड़ दी जाएगी। 2 दिन नहीं रुकने वाले ये लोग। 2015 के दिसंबर, 12-13 दिसंबर 2015, आज से 10 साल पहले इसी झुग्गी को इन्होंने तोड़ने की कोशिश की थी बीजेपी वालों ने। मैं मुख्यमंत्री बन गया था तब तक, 10 महीने हुए थे मुझे मुख्यमंत्री बने हुए। रात को 2 बजे मैं अपने सारे अफसरों को जगा के उनके घर से झुग्गी के अंदर आया था यहाँ पे, और इनकी झुग्गी बचाई थी मैंने। झुग्गियां टूटने नहीं दी थी। गलत तो नहीं कह रहा, मैंने झुग्गी टूटने नहीं दी थी। 10 साल आज ये बेचारे यहाँ पे हैं, यहाँ रह रहे हैं।
क्योंकि केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गया था, केजरीवाल ने आके इनकी झुग्गी बताई थी, झुग्गी टूटने नहीं दी थी इन लोगों की। अगर मैं नहीं होता आज तक ये झुग्गी तोड़ चुके होते ये। तो सुन रहे थे आप झुग्गी झोपड़ी और इसकी सियासत। यहां अरविंद केजरीवाल अपनी बात रख रहे हैं और बीजेपी वाले बेशर्म हैं और ये बात भी यहां रख रहे हैं अरविंद केजरीवाल। एक्चुअली हुआ ये है कि जो रेलवे जो पटरियां होती हैं उसके किनारे की जमीनें जो होती हैं वो रेल की होती हैं और उन जमीनों पर कब्जा कर और वहां झुग्गी झोपड़ियां बस गई हैं और ये काफी दिनों से चल रहा है और इस पर बहुत सारी सियासतें और उसके अलावा बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। लेकिन अब चूंकि चुनाव का वक्त है तो थोड़ी सी बात उसकी भी हो रही है। एक तरफ एलजी हैं जो उन्होंने लैंड यूज चेंज कर दिया, चूंकि रेलवे की जमीन है उस जमीन को उन्होंने कुछ और के नाम से कुछ और तरह से उसका करवाया है। जो आरोप है ये हमको भी देखना होगा कि आखिर आरोप में है क्या, बातें क्या हुई हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल एक गंभीर आरोप यहां लगाते हुए, कल जब अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो एक और गंभीर आरोप लगाए थे और वो आरोप जो था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि उसके जरिए चुनाव में धांधली की पोल खुलती हुई नजर आती है। आप जानते हैं कि दिल्ली में जब वोटर लिस्ट 6 तारीख को माफी चाहूंगा 6 जनवरी को वोटर लिस्ट फाइनल आया है, उसके बाद से आम आदमी पार्टी का कहना है कि कहीं ना कहीं यहां धांधली की गई है। 3 लाख से ज्यादा वोटर्स बढ़ा दिए गए हैं, कई सारे वोटर्स काट दिए गए। इससे पहले इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार और खासकर पूर्वांचल के लोगों को यहां लाकर बीजेपी वाले जो है वो वोट बैंक तैयार कर रहे हैं ताकि उनके लिए वोट बटोरे जाए, वोट दे वो। और दूसरी तरफ जो पहले यहां के ओरिजिनल वोटर्स हैं उनके नाम काट दिए गए हैं। कितना सच है कितना झूठ है ये तो चेक करना होगा। लेकिन पिछले दिनों एक सर्वे और आया था किसी मीडिया हाउस का और उस सर्वे में बताया गया था और उसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारी जानकारियां सही साबित हुई, जिसमें बताया गया था कि ऐसी गलतियां या ऐसे धांधली जो है ऐसी की गई हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश का चुनाव हो या वो महाराष्ट्र का चुनाव हो। उत्तर प्रदेश का चुनाव और उसमें भी लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूं, लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव में 46 लाख वोटर्स बढ़ गए थे 4 महीने में, ये भी आप लोगों ने देखा था। लेकिन इस बार 3 लाख वोटर्स बढ़ा दिए गए हैं। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में, छोटी सी दिल्ली है लेकिन उसमें 70 सीटें और इन 70 सीटों में अगर 3 लाख वोटर्स भी बढ़ गए तो आप समझ सकते हैं कि खेला हो सकता है या हो जाएगा। लेकिन उससे पहले कहा क्या है इन्होंने अरविंद केजरीवाल ने, जरा सुन लीजिए। आज संजय जी ने जो खुलासा किया है वो बहुत ज्यादा चौंकाने वाला है। गाली गलौज पार्टी के कई कैबिनेट मिनिस्टर्स और सांसदों के घरों से 20-20, 30-30, 40-40 नए वोट बनाने की एप्लीकेशन दिसंबर के और जनवरी के महीने में फाइल की गई है। ये कौन लोग हैं? अचानक इतने लोग सारे बीजेपी के गाली गलौज पार्टी के सांसदों के घरों में कैसे आ गए? कई ऐसे एक कमरे की झुग्गी, छोटी सी झुग्गी, उसमें 30 वोट बनाने की एप्लीकेशन आई हुई है। एक छोटी सी दुकान, उसमें 40 वोट बनाने की एप्लीकेशन आई। कौन है ये लोग? तो जाहिर तौर पे भारतीय जनता पार्टी हार मान चुकी है और जनता के सामने ये भी धीरे धीरे निकल के आ रहा है इस दिल्ली चुनाव के अंदर कि ये चुनाव नहीं लड़ते, ये लोग केवल और केवल बेईमानी करते हैं। इस चुनाव के अंदर इनकी एक एक बेईमानी, हमारे कार्यकर्ता इतने सतर्क थे कि उन्होंने एक एक बेईमानी इन लोगों की पकड़ ली है। तो सुन रहे थे आप, यहां अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं और कह रहे हैं कि एक एक लोगों के, हमारे कार्यकर्ता इतने ईमानदारी के साथ सतर्क थे वो कि वो इन लोगों की बेईमानी पकड़ ली। और खासकर जो बेईमानी है, जो बातें कही जा रही हैं, एक तरफ यहां चुनाव आयोग ने साफ साफ कहा है कि एक भी वोटर के हम लोगों ने नाम नहीं काटे हैं और वोटर्स के नाम काटने की जो पद्धति होती है, जो प्रक्रिया होती है वो अलग है और उसके आधार पर ही हम ऐसा करते हैं। ये सब बातें राजीव कुमार उस दिन जब चुनाव की घोषणा कर रहे थे तब कह चुके हैं। लेकिन कितना सच है कितना झूठ है ये आप सब भी अच्छी तरह से जानते हैं। राजीव कुमार वहां उस दिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने बहुत सारी बातें ऐसी कही थी जिस पर भरोसा करना, विश्वास करना मुश्किल बहुत था। लेकिन यहां पर क्या मुश्किल है, क्या मुमकिन है, वो हम देखेंगे। सबसे बड़ी बात है अमलेंदु जी कि जरा आपसे भी समझना चाहता हूं कि वोट बैंक की राजनीति और उसमें भी अब एक नया, अभी तक तो ईवीएम की लड़ाई हो रही थी लेकिन ईवीएम से भी एक पायदान ऊपर
यहाँ उठते हुए देखा जा रहा है। और ये बात अब खुल के उभर के बाहर आ रही है, लेकिन ये बात पहले आ चुकी है 2019 के चुनाव के बाद। और हम लोग कई बार मेंशन कर चुके हैं कि अशोका यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर सब्यसाची दास ने जो रिसर्च रिपोर्ट तैयार किया था, और उस रिपोर्ट में वो साफ साफ उन्होंने बताया था कि कैसे यहाँ 3 अलग अलग चरणों में वोटर्स को प्रभावित किया जाता है, वोट बैंक को अपनी तरफ खींचा जाता है, जिसमें पहला पार्ट जो है वो यही है, यानी आप कहीं ना कहीं वोटर्स के नाम काटते हैं या वोटर्स को कहीं और फेंक देते हैं, और उसमें भी वोटर्स या तो एब्सेंट मिला या वो शिफ्ट हो गया या डेड हो गया, यानी ASD जो है उसका इस्तेमाल पूरा का पूरा किया जाता है और अपने वोटर्स को तैयार किया जाता है। यही बात तो यहां पर अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं, ये बात कांग्रेस पार्टी भी कह चुकी है, और जाकर कांग्रेस पार्टी ने वहां चुनाव आयोग में अपनी शिकायत भी दर्ज कराई थी। अब आपको लगता है क्या कि यहां दिल्ली में यही खेल होने जा रहा है, जो खेल हमने देखा महाराष्ट्र में, जो खेल हमने देखा वहां हरियाणा में? हाँ बिल्कुल, देखिए राजीव जी, ये खेल तो निश्चित तौर पर शुरू हो चुका है, और ये खेल पकड़ा भी जा चुका है, शुरू भी हो चुका है और पकड़ा भी जा चुका है। और इसके ऊपर जब आरोप लगे तो राजीव कुमार को बाकायदा सफाई देनी पड़ी है, और दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी को आदेश भी दिया है चुनाव आयोग ने कि भाई जो आम आदमी पार्टी की शिकायतें उसकी जाँच कीजिए। अब वो जाँच कब तक होगी, चुनाव हो जाने के बाद होगी, क्या होगी, वो एक अलग का मसला है, लेकिन जांच के आदेश देने पड़े हैं। और राजीव जी, ये सब्यसाची दास की जिस रिपोर्ट का आपने हवाला दिया, उनकी जो थीसिस थी, इस शोध जो उन्होंने किया था, उसमें बहुत सारी बातें थी, और वो चीज़ें हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हरियाणा और महाराष्ट्र में इम्प्लीमेंट की गई और ये चीज़ें सामने आई। और जो रिपोर्ट्स आई हैं राजीव जी, खुद जो तुलजापुर क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र महाराष्ट्र का, वहाँ के चुनाव अधिकारी जो वोटर लिस्ट जो अपडेट करता है, उसने खुद FIR दर्ज कराई कि 6 दिन में चुनाव से ठीक पहले 1000 नए वोटों का आवेदन किया गया, और 1000 के 1000 फर्जी वोटर थे। फर्जी उसमें आधार कार्ड लगाकर और फर्जी पते लेकर वोट बनने की एप्लीकेशन डाली गई, और जब वहाँ जाके देखा गया तो वो कोई भी मतदाता वहाँ नहीं मिला, और वो आधार कार्ड भी फर्जी थे, तो उस पर FIR दर्ज कराई चुनाव आयोग के अधिकारी नहीं, जो कि वोटर को अपडेट करता है। यानी जो आरोप लग रहे हैं विपक्ष की तरफ से, उसको चुनाव आयोग के अधिकारी ने FIR दर्ज कराकर भी ये बता दिया कि हाँ ये चीज़ें हो रही हैं। तो ये आरोप कोई नए नहीं है। राजीव कुमार भले ही जो है प्रेस के सामने आकर इसको नकार रहे हों, लेकिन अपने ही उस अधिकारी की FIR पर राजीव कुमार क्या कहेंगे, जो उसने FIR दर्ज कराई कि 1000 वोट 6 दिन में अप्लाई किए गए, और सबके सब जो थे वो फर्जी थे, और उनमें से कोई मतदाता नहीं मिला। इसी तरीके से एक मीडिया आउटलेट है राजीव जी, उसने फर्रुखाबाद और मेरठ 2 जगह की उसने ग्राउंड रिपोर्ट की, और ये देखा कि दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव बहुत कम मार्जिन से जीती, और दोनों जगह फर्जी वोट जो थे वो बढ़ाए गए थे। और जो फर्जी वोट बढ़ाए गए उसमें एक जो BLO है, उसका कहना ये था कि मैं 8 साल से इस क्षेत्र में हूँ और मैंने इन मतदाताओं को ना कभी देखा, और मैं खोज रहा हूँ कि ये रहते कहाँ हैं। तो ये 10% वोट जो बढ़ जाता है राजीव जी, वो 10% वोट का खेल ही यही समझ में आता है कि असली मतदाता जो होते हैं उनके नाम काट दिए जाते हैं 10% के, और फर्जी वोटर 10% बढ़ा दिए जाते हैं। और 5 बजे के बाद जो वोटिंग बढ़ती है, जो बताया जाता है कि साहब वो देर रात तक वोटिंग हुई थी, कहीं वो बढ़ गया, तो वो 10% फर्जी वोट जो है वो शायद 5 बजे के बाद बढ़ाए जाते हैं। इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। विपक्ष का ऐसा आरोप है राजीव जी। विपक्ष का आरोप है, और सबसे बड़ा कि यहाँ पर, और इस पर हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं अलग अलग प्रोग्राम्स में अपने, चाहे न्यूज पॉइंट हो या खरी खरी या नजरिया या ब्रेकिंग न्यूज में, लेकिन इस ब्रेकिंग न्यूज में आप तक हम ब्रेकिंग खबरें पहुंचाते हैं दोस्तों, आप जानते हैं। और जो दिल्ली में चल रहा है उसके अलावा बिहार की तरफ चलें तो बिहार में भी बहुत कुछ चल रहा है। बिहार में आप जानते हैं खिचड़ी चढ़ी हुई है, पकेगी कब और उतरेगी कब और कब खाएंगे, सब मिलके खाएंगे या अलग अलग खाएंगे, ये सब कुछ हम बताएंगे 14-15 तारीख के बाद, क्योंकि 15 तारीख को पशुपति पारस जो है उन्होंने अपने घर पर एक भोज का आयोजन किया है, खिचड़ी पर्व पे और मकर संक्रांति पे, और इसके बाद वहां से सियासत किस दिशा में जाती है वो भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले BPSC एग्जाम और उसको लेकर जो वहां गहमा गहमी का आलम है, उसमें कूदे हैं 2 बड़े नेता, बड़े क्या कहें लेकिन नेता हैं, नेता में बन गए हैं नेता इसलिए कह सकते हैं, पप्पू यादव, और दूसरे जो हैं वो अब नए नवेले नेता हैं प्रशांत किशोर। और प्रशांत किशोर के अलावा पप्पू यादव आजकल काफी मुखर हैं। अभी देखिए ये तस्वीरें, जरा पहले सुनते हैं पप्पू यादव इस मसले पे कह क्या रहे हैं, और आज बिहार बंद का कितना वहां असर पड़ रहा है बिहार में, और खिचड़ी किधर पक के जा रही है ये भी समझेंगे। नीतीश कुमार कहाँ जा रहे हैं, रह रहे हैं या जा रहे हैं, ये भी देखेंगे, और साथ में ये भी समझेंगे कि क्या यहाँ
सब कुछ ठीक है। लेकिन पहले पप्पू यादव को सुनिए। राम की चादर क्यों नहीं डालेंगे? क्या कभी तो लॉजिक देगा? राम की चादर क्यों? सरकार का राम सत्य करना है। सबका जो लोग छात्र विरोधी है उसका राम सत्य। पप्पू जी ने खल दिया है। राम सत्य, राम सत्य, राम सत्य। हाथ में गुलाब का क्या मैसेज दे रहे हैं? मैसेज गुलाब का राम सत्य है। सरकार का जब जनता का गति कर दिए तो अब सरकार का भी राम सत्य। मतलब लड़ाई जारी रहेगी। पप्पू जी रीएग्जामिनेशन करवा के ही रहिएगा। देख नहीं रहे। जब बच्चों का राम सत्य, जब बिहार के 13 करोड़ जनता का जब जिंदगी खत्म, तो सरकार का भी राम सत्य। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सड़क पे और विपक्ष घर पे है। पप्पू जी क्या कहेंगे? भैया पूरे बिहार की जनता सड़क पर है। ये यूथ नहीं दिख रहा आपको? ये छात्र नहीं दिखता है? ये दिख नहीं रहा है कि पूरा बाजार लोग सपोर्ट कर रहे हैं? अब देखिए पूरा बिहार बंद है, पूरा जनता सपोर्ट में है, सभी लोग। चलिए तो सुन रहे थे आप, पूरा जनता सपोर्ट में है, पूरा बिहार सपोर्ट में है, ये कह रहे हैं यहां पप्पू यादव। पप्पू यादव दरअसल बीपीएससी एग्जाम के छात्रों के साथ जो कुछ हुआ उसके खिलाफ बिहार बंद का ये दूसरी बार उन्होंने आह्वान किया है। पहली बार आपने 1 तारीख को देखा था, उसके बाद आज 12 तारीख को, और यहां से बिहार की सियासत और उधर बिहार में ही प्रगति यात्रा लेकर निकले हुए हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार का साथ देने के लिए दोनों उप मुख्यमंत्री पहुंचे। कल दरभंगा में थे नीतीश कुमार और दोनों उप मुख्यमंत्री। खासकर पिछले दिनों जो लगातार मुख्यमंत्री इधर रहेंगे या उधर रहेंगे की बात चल रही थी, उसमें अब बीजेपी थोड़ा सा अग्रेसिव हो गई है और बीजेपी चाहती है कि चुनाव से पहले कुछ भी ऐसा ना हो। ऐसी खबरें आखिर आ क्यों रही हैं और क्या सचमुच नीतीश बाबू जो हैं वो पलटी मारने वाले हैं? ये सारे सवाल बीजेपी के अंदर खाने बहुत ज्यादा चलते रहे और इन सवालों को इस पर विराम लगाने के लिए कहीं ना कहीं ये दिखाई देता है कि अब बीजेपी के लोग बड़े एग्रेसिव हो गए हैं, ये माना जाए। राजीव जी एग्रेसिव भी हो गए हैं और शायद नीतीश कुमार भी थोड़ा कुछ दबाव में मालूम पड़ते हैं या कुछ किसी समझौते के तहत पहुंच रहे हैं। क्योंकि कल जो थे वो दरभंगा में नीतीश कुमार जब थे अपनी यात्रा के दौरान, तो उन्होंने जल जीवन हरियाली अभियान के तहत तो सिमरी में जीर्णोद्धार चंद्रसार पोखर और हराही तालाब का निरीक्षण किया। और इस दौरान उनके साथ उप मुख्यमंत्री जो है सम्राट चौधरी जो बीजेपी के हैं वो, और मंत्री विजय कुमार चौधरी और राज्यसभा सांसद संजय झा जिनके बारे में बहुत सारी चर्चाएं चल रही थी, और सांसद गोपाल जी बीजेपी के जो हैं गोपाल जी ठाकुर वो, और संजय सर्वागी विधायक और जीवेश मिश्रा और जदयू के जिलाध्यक्ष गोपाल मंडल सहित बहुत से लोग मौजूद थे। और लेकिन जो ये ट्वीट किया जनता दल यूनाइटेड ने राजीव जी कल, उसमें तो हैशटैग का इस्तेमाल किया गया था 2025 फिर से नीतीश। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले राजीव जी एक नया ट्वीट आया है जनता दल यूनाइटेड का, और उस जनता दल यूनाइटेड के उस ट्वीट में जो है ये 25 फिर से नीतीश जो है ये गायब है। और ये बताया गया कि बिहार खेल विश्वविद्यालय राजगीर को नई पहचान मिली है और इसमें बिहार प्रगति यात्रा, राइजिंग बिहार, जेडीयू, ये हैशटैग सब इस्तेमाल किए गए हैं। लेकिन 2025 फिर से नीतीश जो है ये गायब हो गया है। अभी जो ट्वीट आया राजीव जी, आप जानते हैं कि नीतीश बाबू हर चीज ओपन करके नहीं करते हैं, वो जो भी काम करते हैं वो गुपचुप तरीके से करते हैं। और वैसे में अगर नीतीश कुमार कुछ चीज़ों पे एहतियात बरत रहे हैं तो इसको एहतियात बरतना ही कहेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार कल क्या करेंगे ये किसी को नहीं पता, ये बीजेपी को भी नहीं पता रहता। बीजेपी को नहीं पता। और राजीव जी और जो सम्राट चौधरी शामिल हुए हैं उनकी यात्रा में, इसको लेकर भी शंकाएं जताई जा रही हैं कि वो बीजेपी की तरफ से शामिल नहीं हुए हैं, वो शायद उनका भी मामला ये सुना जा रहा है कि वो भी जनता दल में जा सकते हैं। इस तरीके की चर्चाएं हैं क्योंकि नीतीश बाबू ने बीजेपी में सेंध लगा दिया, बल्कि बीजेपी जो सेंध लगाने की कोशिश कर रही थी, ये जैसे ही नीतीश को मालूम पड़ा तो नीतीश ने बीजेपी में सेंध लगा दिए। और सम्राट चौधरी के विषय में ये चर्चाएं चल रही हैं कि वो जनता दल में जा सकते हैं। तो सम्राट चौधरी का शामिल होना जो ये मतलब ये नहीं है कि बीजेपी जो है वो शामिल हो गई है। सम्राट चौधरी का शामिल होना ये दर्शा रहा है कि कहीं नीतीश कुमार ने बीजेपी में तो सेंध नहीं लगा दिए। तो खेल बिहार में भी जारी है और आज 12 तारीख हो गई है, 14 जनवरी को जो है वो जब मकर संक्रांति होगी, ज़्यादा दिन नहीं है, तब मालूम पड़ेगा असली खेल क्या होता है। और ख़ासतौर से तब जब 15 तारीख को दही चूड़ा की जो पार्टी है पशुपतिनाथ पारस के घर, और उसमें लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार पहुंचेंगे,
शायद सम्राट चौधरी भी पहुंचेंगे, तब देखना है कि तब असली खिचड़ी क्या पकती है राजीव जी, ये देखना होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, 2 दिन इंतजार कीजिए, उसके बाद बिहार में क्या खिचड़ी असली पकती है या नकली पकती है, क्या किस ढंग की खिचड़ी पकती है, क्या पक रही है या नहीं पक रही है, ये सब कुछ हम बताएंगे, आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन बिहार का खेल बिल्कुल अलग ढंग का चल रहा है। बिहार में भी इस साल के आखिर में चुनाव है, लेकिन उससे पहले दिल्ली में चुनाव, और दिल्ली के चुनाव में भी बहुत सारी खिचड़ी अलग अलग ढंग से पकते हुए हम देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी, ये तीनों ट्रायंगुलर फाइट है यहां पे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आम आदमी पार्टी के समर्थन में इंडिया गठबंधन के कई अलग अलग दल आ गए, और कांग्रेस पार्टी चूंकि यहां आमने सामने चुनाव लड़ रही है, फाइट दे रही है, और वो काफी एग्रेसिव मोड में कांग्रेस पार्टी दिखाई दे रही है। मगर अंदर खाने इन दोनों पार्टियों के बीच बातचीत भी चल रही है, और कहा जा रहा है कि दक्षिण के नेता यानी स्टालिन और राहुल गांधी और स्टालिन और केजरीवाल, इन दोनों के बीच, मतलब ये राहुल और केजरीवाल के बीच एक पुल का काम, एक ब्रिज का काम जो है वो कर रहे हैं, स्टालिन कर रहे हैं। कितना सफल होते हैं दोनों को मिलवाने में, ये देखा जाएगा। लेकिन दिल्ली की खिचड़ी एक अलग तरह की है, और जिसमें बिल्कुल सामने चुनाव है, और दिल्ली का चुनाव राजीव कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनके लिए आखिरी चुनाव है मुख्य चुनाव आयुक्त के लिहाज से। तो इसलिए भी यहां बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि क्या राजीव कुमार आखिरी पारी अच्छी तरह से खेलेंगे, जैसे अभी तक खेलते आए हैं महाराष्ट्र में, जैसे उन्होंने खेला, जैसे उन्होंने हरियाणा में खेला, क्या वैसे ही बीजेपी को जीत दिलाकर वो रिटायर होंगे, या यहां पर बाजी जो है वो इंडिया गठबंधन, उसमें कोई भी हो, आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी, इसके हाथ में आने वाली है। ये सब कुछ भी बहुत इंपॉर्टेंट है दिल्ली की बात करें तो। और दिल्ली की बात हम लगातार और बहुत करेंगे, ग्राउंड रिपोर्ट्स तक आप पहुंचाएंगे आप तक, और ऐसी बहुत सारी खबरें, बहुत लोगों के इंटरव्यू, सब कुछ आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन जब बिहार की हम बात करते हैं तो बिहार की खिचड़ी में, और उसमें भी सबसे बड़ी बात की पप्पू यादव का कूदना बिहार में, ये क्या मायने रखता है, और कितना पप्पू यादव यहां मोबिलाइज कर पाते हैं युवाओं को। कह रहे हैं पप्पू यादव की देखिए युवा कितने हमारे साथ जुड़े हुए हैं बिहार के लोग। और वहां देखिए कि पत्रकार पूछ रहा है कि आप विपक्ष जो है वो सड़कों पे नहीं है, लेकिन एक नेता ऐसा जो कि निर्दलीय है वो सड़क पे है। पप्पू यादव बोल रहे हैं कि देखिए सारे लोग मेरे साथ हैं। क्या आपको लगता है पप्पू यादव की राजनीति यहां किस दिशा में जाती हुई दिखाई देती है? ये एग्रेसिव मोड, पप्पू यादव हालांकि हैं कांग्रेस के नेता, आज की तारीख में पार्टी का विलय उन्होंने कर लिया है, लेकिन ये एग्रेसिव मोड जो है वो क्या, इसको कैसे देखा जाए? राजीव जी, ये असल में मुझे लगता है कि शायद बिहार की राजनीति में भी बहुत कुछ चल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से प्रशांत किशोर मैदान में उतरे हुए हैं तो वो नीतीश के लिए समस्या पैदा कर रहे हैं। पप्पू यादव जिस तरीके से मैदान में होते हैं तो ये नीतीश के लिए तो समस्या है ही, लेकिन इसके साथ साथ इंडिया गठबंधन की अंदरूनी राजनीति है, उसमें भी शायद कुछ खेल है, ये किसी तरीके का ये भी समझा जा सकता है। क्योंकि पप्पू यादव का आज बिहार बंद काफ़ी सफल बताया जा रहा है राजीव जी, और जगह जगह छात्र उनके समर्थन में उतरे हैं। तो क्या वहाँ भी अब ये चीज़ें हो रही हैं कि इंडिया गठबंधन ने एक नया सत्ता समीकरण जो है और नया सत्ता केंद्र वो भी शायद तैयार हो रहा हो, क्योंकि जिस तरीके की चीज़ें चल रही हैं इंडिया गठबंधन में, उससे भी इस तरीके के संकेत कुछ समझे जा सकते हैं। लेकिन पप्पू यादव के इस बंद को राजीव जी जबरदस्त समर्थन जनता का मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और काफ़ी सफल बंद जो है ये बताया जा रहा है। इसका मतलब एक बात तो राजीव जी साफ है कि बीपीएससी का जो काम है उसके खिलाफ एक आक्रोश लोगों में समझ में आ रहा है, और जिस तरीके से बीपीएससी ने तमाम कोचिंग संस्थाओं के जो संचालक हैं उनको लीगल नोटिस भेजे हैं, उसके बाद ये मसला और ज़्यादा तेज पकड़ता जा रहा है। तो यानी अच्छा, और नीतीश कुमार ने जिस तरीके से प्रशांत किशोर को उठवाया पुलिस के जरिए, उससे भी नीतीश कुमार ने संकेत दे दिया कि जैसा कि विपक्ष भी आरोप लगा रहा था, पप्पू यादव भी आरोप लगा रहे थे, और आरोप लगा रहे थे तेजस्वी यादव भी कि प्रशांत किशोर जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, और वो इसको मसले को, आंदोलन को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। तो ये आरोप जो लग रहे थे, तो वहाँ बीजेपी की बी टीम को नीतीश कुमार ने जो था वो पुलिस से उठवा लिया, ठीक कर दिया। तो अब प्रशांत किशोर अपना कर रहे हैं। तो ये तो साफ हो गया कि प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम की तरह से काम कर रहे हैं। नीतीश भी ये समझ गए कि नीतीश को अस्थिर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पीछे से कोई खेल कर रही है। तो यहाँ ये भी हो सकता है राजीव जी कि पप्पू यादव का इसमें कूदना प्रशांत किशोर को नुकसान पहुंचाने के लिए, ताकि जो छात्रों का आंदोलन है उसको गलत तत्व जो है वो अपने हाथ में ना ले लें, पप्पू यादव मैदान में कूद पड़े और एक सही दिशा में ले जाने की कोशिश जो है वो छात्रों के आंदोलन को की जा रही है, ताकि असामाजिक तत्व जो है जिस तरीके से वहाँ हुआ पटना के गांधी मैदान में, उस तरीके की घटनाएं फिर से छात्रों के साथ ना हो। तो एक सही दिशा में ले जाने की कोशिश है पप्पू यादव करते हुए दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल सही दिशा में ले जाने की कोशिश, लेकिन उसके अलावा वहां बिहार में जो चल रहा है, एक तरफ छात्रों का आंदोलन, दूसरी तरफ सियासी खिचड़ी पक रही है, वो किस दिशा में जाती है ये भी देखा जाएगा। तो बिहार से भी बहुत कुछ उसका इंतजार कीजिए, लेकिन
दिल्ली में जो कुछ चल रहा है इसकी चर्चा ये भी है कि अब उधर डोनाल्ड ट्रंप इसी महीने 20 तारीख को शपथ लेने वाले हैं। आप जानते हैं 20 जनवरी फिक्स तारीख होती है जब नए राष्ट्रपति अमेरिका के, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के नए राष्ट्रपति शपथ लेते हैं। और उस दिन अभी तक इन्विटेशन नहीं आया था नरेंद्र मोदी के नाम से, लेकिन अब आ गया है। मगर बहुत इंतजार के बाद, बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, और बहुत इंतजार के बाद यहां पर जब इनविटेशन मिला है तो नरेंद्र मोदी नहीं जा रहे हैं, नहीं जा पा रहे होंगे। चाहते तो जरूर होंगे कि अपने दोस्त के उसमें जाएं, लेकिन सामने वाला दोस्त मानता है या नहीं मानता है ये भी देखना होगा, इसलिए तो पहले इनवाइट नहीं किया। तो वो नहीं जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी नहीं जा रहे हैं, विदेश मंत्री जा रहे हैं, एस जयशंकर जा रहे हैं, और ऐसी खबर आ रही है। और तो ये अमेरिका की बातें भी बहुत होगी आने वाले समय में, क्योंकि जब वो डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बनेंगे, दूसरी और आखिरी बार राष्ट्रपति बनेंगे, तब इस पे भी हम चर्चा करेंगे। और उनकी चर्चा खूब होती भी रही है। एक खबर है ये, इसलिए आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और दूसरी तरफ यहां दिल्ली की बात हम कर रहे हैं, बात बिहार की कर रहे हैं। बात ये भी है कि आतिशी ने यहां पर चंदा मांगा है। उन्होंने चुनाव के लिए 40 लाख रुपए चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, और उन्होंने कहा है कि आप 100 रुपए से 1000 रुपए तक दीजिए हमको, और चंदा मांगा है अपने क्षेत्र के लोगों से ताकि वो चुनाव लड़ पाए। यानी आतिशी यहां बता रही हैं कि उनके पास पैसे की कमी है। और इस बीच संजय राउत ने भी एक बयान दिया है, उस बयान को भी थोड़ी देर में आपको हम दिखाएंगे, जिसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के लोगों को मेरी बात ध्यान से सुननी चाहिए। क्या बातें उन्होंने कही है ये भी जानेंगे। और उधर उत्तर प्रदेश हो कि बिहार हो कि दिल्ली हो या दूसरे प्रदेश हो, हर जगह से बहुत सारी खबरें रहती हैं जो न्यूज रूम से हम आप तक पहुंचाते हैं जरा। लेकिन ये समझना चाहता हूं आपसे एक बार फिर कि अगर वोटों में, और कुछ ये सर्वे भी आ रहे हैं, कुछ सर्वे में एक फलौदी बाजार का सर्वे है, जरा मैं अविनाश हमारे साथी उनको बुलाना चाहता हूं कि एक सर्वे की बात वो कर रहे थे जब इस कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे थे। फलौदी बाजार बहुत चर्चित बाजार है, और वहां का जो सर्वे ने कहे, बल्कि क्या कहते हैं उसको, सट्टा बाजार है, वो सट्टा बाजार है। सट्टा बाजार क्या कह रहा है, उसका अनुमान क्या है? हाँ, जो अनुमान सट्टा बाजार लगा रहा है उसमें आम आदमी पार्टी को ही जीत बताई जा रही है। लेकिन इस बार का जो चुनाव है वो पिछले 2 चुनाव की तुलना में बहुत ज़्यादा टफ चुनाव बताया जा रहा है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच अभी तक जो 2 चुनाव हुए हैं उनमें करीब 15% वोटों का अंतर रहा है दोनों बार, चाहे 2015 की बात हो चाहे 2020 की बात हो। लेकिन इस बार का जो चुनाव है उसमें 4% वोट का ही सिर्फ मार्जिन बताया जा रहा है। और ये मार्जिन अगर आज की तारीख में यदि वोटिंग होती है तो उस हिसाब से जो फलौदी सट्टा बाजार बोल रहा है कि 39 सीटें तक करीब आम आदमी पार्टी को मिल सकती हैं। अब 36 सीटों का बहुमत है, बहुमत से सिर्फ 3 सीट ज़्यादा उनको मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। और दूसरी तरफ बीजेपी को वो 30 सीट करीब दे रहे हैं। और लेकिन अगर कांग्रेस से गठबंधन होता है तो फिर स्थितियां पलट सकती हैं, क्योंकि उसके अलावा जो सट्टा बाजार का मामला तो अलग है, और उसके अलावा जो दुनिया अलग एजेंसियां जो हैं वो जो सर्वे कर रही हैं उसमें भी जो चीज़ फलौदी बोल रहा है वही चीज़ उनके सर्वे में भी निकल कर सामने आ रही है। उसमें भी यही बताया जा रहा है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में आमने सामने की टक्कर होती है तो आम आदमी पार्टी को करीब 40 के करीब सीटें मिलेंगी और बीजेपी 30 के करीब पर होगी। लेकिन अगर कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ती है और पूरी ताकत लगा देती है, जिस तरीके की स्कीम वो कर्नाटक में, तेलंगाना में लेकर आई और उस तरीके से उसने प्रचार अभियान चला दिया, तो फिर बाजी पलट सकती है। कांग्रेस का वोट शेयर डबल से भी ज़्यादा हो सकता है। और कांग्रेस यदि ज़्यादा ऊपर तक चली गई तो जाहिर सी बात है उसका नुकसान तो बीजेपी को भी होना है और आम आदमी पार्टी को भी होना है, लेकिन आपका नुकसान ज़्यादा हो सकता है। तो इसीलिए ये कहा जा रहा है कि भाई कहीं दोनों पार्टियाँ इंडिया गठबंधन की हैं, आम आदमी पार्टी हो और कांग्रेस हो, तो ये कहा जा रहा है कि भाई दोनों के यदि साथ साथ मिलकर चुनाव लड़ लेते हैं, तो जैसे आपने बताया कि M.K. स्टालिन के जरिए दोनों में बात चल रही है, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल में, यदि दोनों के बीच में गठबंधन हो जाता है तो फिर जो परिणाम 2020 में आए थे, बीजेपी उसी परिणाम के आसपास में दोबारा से फिर पहुंच जाएगी। उसके लिए फिर डबल फिगर में आना और मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए बीजेपी की तरफ से ये कोशिश चल रही है कि भाई कांग्रेस को ज़रा चुनाव मजबूती से लड़े किसी तरीके से, और इसीलिए जो उनके जो बीजेपी के नेता दोनों की तरफ दोनों ही ए टीम और बी टीम बता के प्रचार किया जा रहा है, जबकि दोनों पार्टियां एक ही गठबंधन में है। ए टीम और बी टीम वाला तो वहाँ मामला ही नहीं है।
तो जाहिर सी बात है अब ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन होता है या नहीं होता है, क्योंकि 17 तारीख तक नॉमिनेशन फाइल होना है, 20 तारीख नॉमिनेशन वापसी की तारीख है। 20 तारीख तक भी यदि गठबंधन हो जाता है तो ये मान के चलिएगा फिर दिल्ली चुनाव वन साइडेड पूरी तरीके से हो जाएगा, और नहीं तो फिर मुकाबला काफी कड़ा देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। अगर दोनों के बीच गठबंधन हो जाता है तो वन साइडेड, लेकिन अगर नहीं होता है तो ट्रायंगुलर मुकाबला, उसमें कौन बाजी मारेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, और वो भी 8 फरवरी बताएगा। आप जानते हैं कि 8 फरवरी को रिजल्ट आना है, 5 फरवरी को चुनाव है पूरी दिल्ली में। तो एक तरफ ये, दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात की क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन होगा, और राहुल गांधी और केजरीवाल के बीच पुल का काम, ब्रिज का काम जो कर रहे हैं वो हैं तमिलनाडु के सीएम MK स्टालिन। क्या वो सफल होते हैं? लेकिन यहां पर ये देखना भी, जरा आपसे भी समझूं अमलेंदु जी, कि ये करने से कांग्रेस को क्या फायदा है? देखिए राजीव जी, फायदा नुकसान तो कांग्रेस अपना सोचे और आम आदमी पार्टी अपना सोचे, लेकिन जिस तरीके की चर्चा चल रही है कि अगर कांग्रेस मजबूती से लड़ती है तो कांग्रेस आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों को नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसके राजीव जी 2 पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा, ये साफ समझ में आ रहा है कि उसको नुकसान होगा, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि कांग्रेस को अगर फायदा होता है और आम आदमी पार्टी को नुकसान होता है तो चुनाव के बाद परिस्थितियाँ ये भी बन सकती हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बिना कांग्रेस के बने ही नहीं। तो ऐसे में कांग्रेस ने जो शुरू में अरविंद केजरीवाल की सरकार बनाई थी, तो क्या कांग्रेस फिर अरविंद केजरीवाल की सरकार बनाएगी या कहेगी कि अब दिल्ली में हमारी सरकार बनाओ अरविंद केजरीवाल से? तो हो सकता है राजीव जी कि ये भी आ रही हो। देखिए दोनों पार्टियां मजबूत हैं, तीनों ही मजबूत हैं, और सब अपने अपने सर्वे करवा रही होंगी कि किससे क्या फायदा क्या नुकसान हो सकता है। तो ये भी आ रहा हो कि आम आदमी पार्टी को भी अब ये लगने लग गया हो कि कांग्रेस अगर लड़ती है मजबूती के साथ तो आम आदमी पार्टी को जो नुकसान होगा उसकी भरपाई कांग्रेस कर तो सरकार बनवाने में तो कर रही, लेकिन फिर दिल्ली में सरकार जो है वो फिर आम आदमी पार्टी की उस तरीके से नहीं चलेगी जैसे अभी तक 10 साल से चल रही है। तो ये संकट आम आदमी पार्टी के लिए खड़ा हो सकता है। तो इसके पीछे बहुत से इफेक्ट बट्स हो सकते हैं, लेकिन जैसा अविनाश जी ने कहा, राजीव जी, बात यही है कि अगर मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो हमको लगता ये है कि फिर क्लीन स्वीप एक तरफा होगा और भारतीय जनता पार्टी फिर कहीं नहीं होगी। लेकिन अगर मिलकर नहीं लड़ते हैं तो फिर सरकार तो बनेगी, लेकिन फिर मिलीजुली बनेगी आम आदमी पार्टी की कांग्रेस की, या हो सकता है आम आदमी पार्टी की बन जाए या कांग्रेस की बन जाए, ये भी हो सकता है किसी तरीके की। ये भी हो सकता है कि लड़ाई आमने सामने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की हो, भारतीय जनता पार्टी तीसरे पोजीशन में पहुंच जाए। जब चुनाव खुलेगा तब होगा, लेकिन फिलहाल की जो परिस्थितियां दिख रही हैं उसमें बहुत सारी बातें चल रही हैं। जैसा आपने बताया कि स्टालिन बीच में पड़कर मध्यस्थता करा रहे हैं, हालांकि जो दूसरे हिंदी पट्टी के दल थे इंडिया गठबंधन के, उनकी भूमिका इस मामले में बहुत ज्यादा खराब रही है। हाँ बिल्कुल खराब रही है, वो वन साइडेड चले गए। जैसे अखिलेश यादव की, खासतौर से अखिलेश यादव की भूमिका बहुत ज्यादा खराब रही है। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए क्योंकि अखिलेश यादव ने घोषित तौर पे कह दिया कि हमारा समर्थन आम आदमी पार्टी को है, और आम आदमी पार्टी को है, इसका मतलब कि कांग्रेस पार्टी को हमारा समर्थन नहीं है। यहीं से बात की शुरुआत होती है। ममता बनर्जी भी कह देती हैं कि हम भी समर्थन दे रहे हैं, ऐसे तमाम दूसरे नेता आकर कह रहे हैं कि हम समर्थन दे रहे हैं। लेकिन यहां जरा सोचने वाली बात है कि क्या कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी को एक साथ लड़ना चाहिए? अगर मुझसे आप पूछेंगे तो मैं बोलूंगा कि नहीं लड़ना चाहिए, अलग अलग लड़ना चाहिए, और कांग्रेस पार्टी को भी अपना जनाधार मजबूत करने के लिए अलग ही लड़ना चाहिए। और आम आदमी पार्टी चूंकि 10 साल से सत्ता पर काबिज है और उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी तो जरूर है, और ऐसे में आम आदमी पार्टी की मजबूती कितनी है ये भी सामने आएगा, और सामने ये भी आएगा कि कांग्रेस पार्टी कितनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी दिल्ली में फिर से जनाधार वापस पाना चाहती है तो ये कांग्रेस के नेताओं को सोचना चाहिए कि वो ये तो एक विचार विमर्श और एनालिसिस है। बिल्कुल राजीव जी, और जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं के केजरीवाल पर हमले बढ़ना शुरू हो गए, अभी तक तो दिल्ली के नेता थे कांग्रेस के, वो हमले बोल रहे थे, जैसे वो प्रत्याशी हैं उनके अभिषेक दत्त, वो हमला बोल रहे थे, उनकी बाइट भी हम लोग सुनवाएंगे, संदीप दीक्षित बोल रहे थे। लेकिन अब कांग्रेस के बड़े नेता जो हैं वो हमला बोलना शुरू कर चुके हैं, सीधे सीधे केंद्रीय नेतृत्व जो है उसने हमला बोलना केजरीवाल के ऊपर शुरू कर दिया है। कांग्रेस का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है वो केजरीवाल पे हमले बोल रहा है। श्रीनिवास बीवी जो यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, उन्होंने कल बहुत ज़बरदस्त हमला बोला है मतलब केजरीवाल के ऊपर। तो अब इसका मतलब ये संकेत लगने लगे हैं कि कांग्रेस मजबूती के साथ अब दिल्ली में चुनाव लड़ रही है। और एक वर्ग राजीव जी दिल्ली में ऐसा है जो ये कह रहा है कि अगर दिल्ली को आगे बढ़ाना है, विकास की तरफ ले जाना, तो यहाँ कांग्रेस की आवश्यकता है, क्योंकि जो काम दिल्ली में हुए, दिल्ली को जो बनाया संवारा वो शीला दीक्षित के समय में हुआ, तो कांग्रेस जो है वो दिल्ली को ठीक कर सकती है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से केंद्र में है, केजरीवाल को तो रोज
बीजेपी परेशान करती है, एलजी आकर कुछ ना कुछ अड़ंगे लगा देता है। तो केजरीवाल चूंकि अकेले भी पड़ जाते हैं और उनकी राजनीति जिस तरीके की रही है, दूसरे लोगों का उनको समर्थन नहीं मिलता। कांग्रेस के साथ इस तरह की चीज़ें करना भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि वो एक पैन इंडिया दल है, राष्ट्रीय दल है, उसकी राष्ट्रीय एक पहचान है और राष्ट्रीय स्तर पर उसका अपना संगठन है। तो वो भारतीय जनता पार्टी को हर सवाल पर घेर सकती है, क्योंकि वो जिस तरीके से सवाल उठाती है राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर भी वो होगा। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सरकार तो वैसे भी चलाती है। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, वो एक घोषणा करते हैं राजीव जी की इस तरीके से दिया जाएगा, और उनका ही सरकार का चीफ सेक्रेटरी जो है वो विज्ञप्ति जारी कर देता है कि ये घोषणाएं फर्जी है या इस तरह की कोई योजना नहीं चल रही है। तो यानी सरकार तो अभी भी बीजेपी चला रही है। तो मुख्यमंत्री कोई हो, सरकार किसी को, अगर बीजेपी को ही इस तरीके से चलाना है तो किसी की भी सरकार हो, तो इसलिए अगर दोनों खुल के लड़ ही लें आम आदमी पार्टी के कांग्रेस, और ये भी देख लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ कितना इसका अस्तित्व बचा है दिल्ली में भी, तो ये सारी चीज़ें खुलकर भी सामने आ जाएंगी। तो इसलिए भी हो सकता है कि ये इस पर विचार किया जाए, ठीक है आमने सामने लड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भारतीय राजनीति की बात, हम इंडिया के राजनीति की बात, उसमें भी दिल्ली में चुनाव की बात कर रहे हैं, और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच क्या गठबंधन होना चाहिए या कांग्रेस पार्टी को खुद अपने दम पे चुनाव लड़ना चाहिए, ये बात भी हो रही है। और अलग अलग इसके मत आ रहे हैं, अलग अलग लोगों के विचार सामने आ रहे हैं, उन विचारों को आप तक हम रख रहे हैं। लेकिन यहां पर अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ती है तो क्या होगा, और यानी ट्रायंगुलर फाइट में किसको फायदा किसको नुकसान होगा, और दूसरी तरफ अगर ये दोनों साथ में लड़ते हैं तो किसको फायदा किसको नुकसान होगा। सत्ता पर काबिज हो सकता है कि वन साइडेड विक्ट्री हो जाए अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ आकर चुनाव लड़ते हैं, दोनों पार्टियां लड़ती हैं तो। लेकिन यहां पर दूसरी बात यह आती है कि कांग्रेस पार्टी कब तक आखिर बैसाखियों के सहारे रहेगी, यानी ऐसे राज्यों में अगर जाकर चुनाव लड़ना है तो वहां किसी न किसी का साथ, जैसे बिहार में आज तक कांग्रेस जो है वो पीछे है, वैसे ही उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पीछे है। ये कांग्रेस को भी सोचना होगा कि हमको अपने दम पे चुनाव लड़ना, और एक राष्ट्रीय पार्टी, इतनी पुरानी पार्टी, और उसको मजबूत करना है कि नहीं करना, ये राहुल गांधी को भी सोचना होगा। और मुझे लगता है राजीव जी इस पर शायद कांग्रेस काम करना शुरू कर रही है, क्योंकि कांग्रेस ने अपना जो नया संगठन तैयार किया है उसमें बिहार की जिम्मेदारी शहनवाज आलम को दी गई है, जो राष्ट्रीय सचिव हैं। और वहां जाती जो शहनवाज आलम का पहला बयान था वो काफी ज्यादा सुर्खियां उसने बटोरा। उन्होंने कहा कि गठबंधन में कोई बड़ा और छोटा नहीं है, लोकसभा चुनाव में स्ट्राइक रेट बिहार में कांग्रेस का अच्छा रहा तो सीटों का बंटवारा लोकसभा स्ट्राइक के आधार पर होगा। और इसीलिए बाद में तेजस्वी का बयान जो आया कि वो गठबंधन जो था वो लोकसभा चुनाव के लिए था, विधानसभा चुनाव का अलग है। इसका मतलब कांग्रेस तैयारियां कर रही है और अब वो दबकर किसी से अब समझौता नहीं करेगी, ये साफ समझ में आ रहा है। तेजस्वी ने यह कहा है कि यहाँ महागठबंधन पहले से है, पहले से यहाँ महागठबंधन यहाँ पहले से है और उसी गठबंधन के तहत हम लोग चुनाव लड़ेंगे, उसी से चुनाव लड़ेंगे। ये शहनवाज आलम भी कह रहे हैं जो वहाँ के प्रभारी हैं कि गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कोई बड़ा छोटा भाई नहीं है, ये साफ किया जा रहा है। तो यानी बड़ा छोटा भाई नहीं, अब ये अपनी रणनीति होती है कि एक दूसरे पर दबाव बनाने की राजीव जी, और जब तक कि समझौते नहीं हो जाते हैं तब तक इस तरीके के दबाव हर तरफ से बनाए जाते हैं, ये बताने के लिए कि भाई हमको हिस्सा ज़्यादा मिले और हमको हिस्सा ज़्यादा मिले। तो ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स होती है, इसका गठबंधन टूटने से कोई लेना देना नहीं होता है। ये अपने सहयोगियों पर दबाव बनाने की एक ट्रिक होती है कि अपने सहयोगी पे हम दबाव बनाकर किस तरीके से ज़्यादा सीटें ले लें। तो ये उस रणनीति के तहत काम किया जा रहा है। तो ये तो करना होगा कि भाई आपको आगे बढ़ना होगा। और ये बात राजीव जी सही है कि अगर उत्तर भारत में कांग्रेस आगे नहीं बढ़ती है तो फिर दिल्ली में सरकार बनाने का सपना जो है, मतलब केंद्र में सरकार बनाने का सपना, वो थोड़ा सा अधूरा रहता है। तो उत्तर भारत में निश्चित तौर पर बढ़ना पड़ेगा। और अभी तक तो जो कांग्रेस जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ थी, वहाँ तो कांग्रेस के नेताओं ने ही कांग्रेस के कब्र एक तरीके से खोद दिए, जिनके ऊपर भरोसा था कांग्रेस को कि ये सब वहाँ सब करेंगे, चाहे वो हरियाणा में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे राजस्थान में हो, चाहे छत्तीसगढ़ में हो। तो अभी तो उसको जहाँ उसका मजबूत करते हैं वहाँ भी उसको अपने को मजबूत करना है और अपने नेताओं के वहाँ भी कुछ अंकुश लगाने, कुछ जो क्या ट्रेनिंग जो देनी है, पॉलिटिकल ट्रेनिंग, वो कांग्रेस को अपने नेताओं को देना है। ये इसकी एक सख्त आवश्यकता महसूस हो रही है राजीव जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कांग्रेस को अपना जनाधार बरकरार रखना और उसको बढ़ाना, ये एक बड़ी चुनौती है। राहुल गांधी अपनी टीम बना रहे हैं और उसके साथ साथ लेकिन उन राज्यों में, खासकर जो उत्तर भारत के राज्य हैं जहां कुछ कुछ अलग अलग पार्टियों के साथ इनका गठबंधन है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, या इधर आप आइए दिल्ली में भी अभी अपने दम पे चुनाव पिछले लगातार लड़ रही है लेकिन कांग्रेस पार्टी, लेकिन जनाधार उसका नहीं है। वैसे ही वेस्ट बंगाल में इसकी हालत अच्छी नहीं है, कांग्रेस पार्टी की हालत अच्छी नहीं है। तो इन सब को देखने की जरूरत है कांग्रेस पार्टी को। और जहां अकेले अपने दम पे चुनाव कांग्रेस पार्टी लड़ती है, वहां भी बहुत मजबूती के साथ नहीं लड़ पाई। पिछले जो रिजल्ट आए हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश का चुनाव हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ का चुनाव हो, चाहे वो राजस्थान का चुनाव हो, चाहे वो गुजरात का चुनाव हो, इन चुनावों में देखिए, पंजाब का चुनाव हो, इन चुनावों में, या छोटा सा राज्य उत्तराखंड है उसका चुनाव देखिए, इन
इन राज्यों में आखिर कांग्रेस क्यों पिछड़ती गई, यह कांग्रेस को सोचने की जरूरत है। लेकिन साफ दिखाई देता है कि जनाधार का खिसकना कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का खिसकना भी होता है। बहुत लंबे समय तक आप सत्ता पर काबिज नहीं हो पाते हैं, वो भी होता है। और इसके लिए आपको सत्ता तक पहुंचने की जो एक जिद होती है, वो जिद चाहिए आपके अंदर। क्या वो जिद है, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आप सत्ता पाएंगे नहीं अगर, तो आपके कार्यकर्ता आपसे अलग होते जाएंगे। आप देखिए, कल ही मेरी बात हो रही थी हरियाणा में, हरियाणा चुनाव के बाद से और कांग्रेस की वहां जिस भी ढंग से हार हुई हो, जैसे भी कांग्रेस वहां सत्ता पर, चाहे वो राजीव कुमार की कृपा रही हो या कुछ और रहा हो, लेकिन जिस भी ढंग से है, आज वहां पर स्थिति है कि कांग्रेस, जो कहा जा रहा है, मुझे जो बताया जा रहा है, वहां के रिपोर्टर्स बता रहे हैं कि कांग्रेस के कई नेता अपनी पार्टी छोड़ने को तैयार हैं। कांग्रेस संगठन मजबूत नहीं हो रहा है। संगठन अगर मजबूत नहीं होगा तो कांग्रेस आगे कहां से बढ़ेगी। और इसके लिए आपको चुनाव दर चुनाव आगे भी बढ़ना होगा, अपने दम पे चुनाव लड़ना होगा, और साथ में आपको जीत की जिद वहां रखनी होगी, यानी जीत हासिल करनी पड़ेगी। अमलेंदु जी, जीत भी हासिल करनी पड़ेगी राजीव जी, और चुनाव लड़ना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप चुनाव ही नहीं लड़ेंगे और गठबंधन में ही सारी सीटें अगर आपकी जाती रहेंगी तो आपका कार्यकर्ता खत्म होता जाएगा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस खत्म क्यों हुई राजीव जी? इसीलिए कि 1996 का चुनाव जो हुआ उसमें सबसे पहले बीएसपी के साथ आपने गठबंधन कर लिया, और गठबंधन किस शर्त पर किया कि कुल 125 सीटें आप 425 में लड़े, और उसमें फिर आपको नुकसान जो होना शुरू हुआ तो उसके नतीजे आज तक आ रहे हैं। फिर आप कभी किसी के साथ समझौता, कभी किसी के साथ समझौता, और उसके बाद फिर जब आपने नारा भी दिया कि 27 साल यूपी पे हाल, और उसके बाद फिर आपने गठबंधन कर लिया, तो ये गठबंधन का नुकसान होता रहा। तो आपका जो चुनाव, देखिए कार्यकर्ता तैयार कैसे होता है भाई, कांग्रेस की विचारधारा के आधार पे एक मतदाता है, वो उसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन जो चुनाव लड़ने वाली मशीनरी होती है राजीव जी, वो बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। और अगर आप चुनाव ही नहीं लड़ेंगे तो वो चुनाव लड़ने वाला कार्यकर्ता और बूथ पे लड़ने वाला कार्यकर्ता खत्म होता चला जाएगा। तो मतदाता भी आपका फिर कब तक आपके साथ रहेगा? वो भी कहेगा भाई ठीक है, हम कांग्रेस के मतदाता हैं, नेहरू गांधी परिवार से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये तो चुनाव लड़ते ही नहीं, तो भाई देना तो हमें किसी ना किसी को वोट है ही, फिर तो कहाँ हम जाएंगे? तो ये जो परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं, तो इसके लिए कांग्रेस को विचार करना पड़ेगा। अब यूपी में राजीव जी 89 के बाद से सूखा है, बिहार में 89 के बाद से सूखा है, गुजरात में सूखा है 89 के बाद से। हालांकि गुजरात में ओडिशा है, वेस्ट बंगाल है, और हालांकि गुजरात में संगठन जो है कांग्रेस का उत्तर प्रदेश के मुकाबले मजबूत है राजीव जी, लेकिन जो उत्तर प्रदेश और बिहार, खासतौर से 2 राज्य जो हैं, यहाँ जो परिस्थितियाँ कांग्रेस के सामने हैं, या बंगाल में जो परिस्थितियाँ सामने हैं, इनको ठीक करना पड़ेगा। और ये सिर्फ केवल यात्रा निकालने से नहीं हो जाएगा, इसे संगठन के स्तर पर भी ठीक करना पड़ेगा राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, संगठन के स्तर पर भी ठीक करना होगा। दिल्ली चुनाव की हम बात कर रहे हैं, बहुत सारी बातें दिल्ली चुनाव की हम करेंगे आने वाले समय में। ग्राउंड रिपोर्ट्स भी आप तक हम पहुंचाएंगे, हमारी पूरी टीम ग्राउंड्स पे होगी, वो सब भी हम आप तक पहुंचाएंगे, और जो हकीकत है, असल तस्वीर है, वो हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले जब हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, तो दिल्ली में क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को हाथ मिला लेना चाहिए या नहीं मिलाना चाहिए, यानी दोनों को गठबंधन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यह भी पता चल जाएगा। 17 तारीख नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है, और 20 तारीख नॉमिनेशन वापसी की, यानी नाम वापसी की आखिरी तारीख है, और 20 तारीख तक सब कुछ क्लियर होगा। आज 12 तारीख है, यानी एक हफ्ते में सब आपके सामने होगा। लेकिन उससे पहले इतना जानना जरूरी है, यह समझना जरूरी है कि क्या कांग्रेस पार्टी को अपने दम पे चुनाव लड़ना चाहिए। और यहां एक बात यह भी देखने की है कि क्या अरविंद केजरीवाल यहां मजबूती से फाइट कर रहे हैं। हालांकि लगातार रोज हम लोग देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल हो या आतिशी हो या संजय सिंह हो, ये तमाम नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, भले छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, लेकिन करते हैं और अपनी बात, अपने विचार रखते हैं, और रोज किसी न किसी ढंग से हमलावर हैं। और दूसरी तरफ इधर कांग्रेस पार्टी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, उसके तमाम बड़े नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। डीके शिव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और जो उधर कर्नाटक मॉडल है उसको यहां इंट्रोड्यूस किया था। आने वाले समय में अगर चुनाव में उनकी पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी जीत के आती है तो उस मॉडल को लेकर आएंगे जिस मॉडल पर अभी कर्नाटक की सरकार चल रही है, वहां कांग्रेस की सरकार है। और ऐसे ही अलग अलग नेता, शक्ति सिंह गोहिल जो गुजरात के प्रभारी हैं, उन्होंने भी, सांसद भी हैं, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इधर से भी चल रहे हैं और उधर से भी, यानी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी। और बीजेपी भी अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर चुकी है कल, और इसके बाद 29 शायद इसमें भी है, दूसरी लिस्ट में भी है, 26 या 29 है, मुझे पूरा ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन 29 हैं। लेकिन उसमें एक और भी चौंकाने वाला नाम ना कहें, लेकिन एक नाम है, महत्वपूर्ण नाम। जरा आइए अविनाश, जरा ये आइए कि उस बीजेपी की लिस्ट में कौन कौन है। और एक तो
बड़ा हंगामेदार भाषण देने वाले भी हैं उसमें। हाँ, कपिल मिश्रा को टिकट करावल नगर से मिल गया है इस बार, वहाँ बीजेपी के जो विधायक थे उनका टिकट काट दिया गया है। और पहली लिस्ट में भी 29 नाम डिक्लेयर किए गए थे, दूसरी लिस्ट में भी 29 नाम दिए जाएंगे। अब बाकी के जो 12 नाम बचे हुए हैं, ये कहा जा रहा है कि कुछ गठबंधन को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, तो उसको लेकर बात चल रही है। लेकिन गठबंधन में इस बार ये कहा जा रहा है कि करीब आधा दर्जन पार्टियाँ हैं जो एनडीए में, जो दिल्ली में चुनाव लड़ना चाहती हैं। और बीजेपी की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि पिछली बार भी जो बीजेपी लड़ी थी 67 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 3 सीटें वहाँ खाली उसने सहयोगियों को दी थी। लेकिन इस बार जो सहयोगी दल हैं उनकी दावेदारी 1 दर्जन से ज़्यादा सीटों पर है, तो 12 सीटें तो बची हैं। पिछली बार भी सहयोगियों में सिर्फ शिरोमणि अकाली दल को दी थी, जिससे अब समझौता नहीं है। नहीं, शिरोमणि अकाली दल को पिछली बार भी सीट नहीं दी थी। पिछली बार जो 2 सीटें एक्चुअल में शिरोमणि अकाली दल को सीटें तो दी थी, लेकिन उनको अपना सिंबल भी दे दिया था। तो इसलिए वो शिरोमणि अकाली दल को दी गई नहीं दी गई वो बराबर हो गया था। 3 सीटें जो छोड़ी गई थी जो अपने सिंबल पर जो पार्टियां लड़ी थी, उसमें एक तो एलजेपी थी जिसको 1 सीट दी गई थी, और 2 सीटें दी गई थी जेडीयू को। शिरोमणि अकाली दल को 4 सीटें दी गई थी, लेकिन चारों सीटों पर जो शिरोमणि अकाली दल के कैंडिडेट थे वो बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े थे, उनको तराजू चुनाव चिन्ह नहीं लड़ने दिया गया था। तो इसलिए बीजेपी के सिंबल पर 67 उम्मीदवार उतारे गए थे। इस बार जेडीयू की तरफ से जो डिमांड की गई है वो 6 सीटों की डिमांड की गई है, और ये कहा जा रहा है कि वो डिमांड इसलिए की गई है कि भाई क्योंकि बीजेपी वो सीट देगी नहीं, और नीतीश कुमार को सिर्फ और सिर्फ बहाने चाहिए कि किस तरीके से वो गठबंधन से बाहर निकल के जाएं। तो इसीलिए 6 सीटों की जेडीयू की तरफ से डिमांड आई है, और बीजेपी जेडीयू को सिर्फ 1 सीट देना चाहती है, और वो सीट भी इस शर्त पर कि वो वहाँ पर जो कैंडिडेट है वो बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ेगा, और जेडीयू इसके लिए तैयार नहीं हो रही है। और ये कहा जा रहा है कि 17 तारीख को नॉमिनेशन की लास्ट डेट है। 17 तारीख तक अगर बीजेपी और जेडीयू के बीच में सीटों को लेकर तालमेल नहीं हो पाता है, तो फिर जेडीयू की तरफ से अपनी जो लिस्ट है तकरीबन 20 से 25 उम्मीदवारों की दिल्ली के लिए वो जारी कर दी जाएगी, और इसका मतलब यह माना जाएगा कि गठबंधन टूट गया है। और ये तो शुरुआत से ही चल रहा है कि ये दिल्ली में जो गठबंधन टूटेगा उसका जो असर है वो बिहार में भी दिखाई देगा। 18 तारीख को बिहार में तो सबको ही पता है कि आरजेडी की भी बड़ी बैठक बुलाई गई है, कांग्रेस की भी बड़ी बैठक बुलाई गई है। तो 18 तारीख को 17 को गठबंधन टूटने का ऐलान यदि होता है, तो फिर 18 को पटना में क्या होगा, इसको देखकर तो बीजेपी भी डरी हुई है, और जेडीयू की तरफ से तो शुरुआत से ही एक तरीके धीमे धीमे करके स्टेप उठाए जा रहे हैं। और नीतीश कुमार के बारे में तो कहा जाता है कि रात को वो किसके साथ होते हैं और सुबह किसके साथ चले जाएंगे, ये बिहार में भी कोई नहीं जानता है। तो इसीलिए 17 तारीख की रात को वो क्या दिल्ली में बीजेपी के साथ हो, और 18 तारीख को सुबह हम देखेंगे तो वो महागठबंधन के साथ चले गए हैं। तो इस पर नज़रें लगातार बनी हुई हैं, और उसके लिए सबसे पहले तो यही देखना है कि बीजेपी के साथ जो, क्योंकि खाली जेडीयू को मामला नहीं है, एलजेपी आर भी है, शिवसेना भी है, एनसीपी ने तो 11 उम्मीदवार उतार भी दिए हैं। तो इसीलिए बीजेपी के लिए दिल्ली चुनाव में बहुत मुश्किल हो रहा है अपने गठबंधन सहयोगियों को संभाल के रखना। और दूसरी तरफ आप इंडिया गठबंधन में देखिएगा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सिर्फ 2 ही लोगों ने उम्मीदवार उतारे हैं, बाकी इंडिया गठबंधन से किसी भी पार्टी ने अपना उम्मीदवार नहीं दिया है। और ये दोनों पार्टियों के बीच में भी अभी गठबंधन की चर्चा चल रही है कि किसी तरीके से दोनों के बीच में गठबंधन हो जाए तो इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से दिल्ली में एकजुट दिखाई देगा। और दूसरी तरफ एनडीए के में तो एक तरीके से ये हो रहा है कि भाई कहो तो 8 से 10 पार्टियां एनडीए की, वो सभी दिल्ली में चुनाव लड़ते हुए। रामदास आठवले ने 15 कैंडिडेट अपने उतार दिए। हाँ बिल्कुल, सबसे बड़ी बात तो यह है कि उतार दिए, अजित पवार ने भी उतार दिए 2 दर्जन के लगभग, और रामदास आठवले ने उतार दिए। जीतन मांझी कह रहे हैं हम भी चुनाव लड़ेंगे, चिराग पासवान भी कह रहे हैं हम भी चुनाव लड़ेंगे, जनता जेडीयू भी चुनाव लड़ेगा, सब चुनाव लड़ेंगे। तो एनडीए खत्म हो गया इसका मतलब। फिर सबसे बड़ी बात तो ये है कि रामदास आठवले की जो पार्टी है वो महाराष्ट्र की पार्टी है। महाराष्ट्र में वो गठबंधन में रहती है, बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ लेते हैं, लेकिन दिल्ली में वो बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। ये जाहिर सी बात है, क्योंकि जो आठवले को ये साफ दिखाई दे गया है कि महाराष्ट्र में बीजेपी ने उनके साथ में सही नहीं किया। पहली बार तो सीटें नहीं मिली, बीजेपी का सिंबल पकड़ा दिया गया। उसके बाद आठवले का कहना था कि कम से कम सरकार में हमारी भागीदारी तो होनी चाहिए। एक मंत्री पद उन्होंने मांगा था, लेकिन बीजेपी ने उनको वो मंत्री पद भी नहीं दिया। तो जाहिर सी बात है कि आठवले को ही पता है कि बीजेपी को उनका सिर्फ वोट लेना है और कुछ नहीं लेना है। तो इसीलिए वो खुद इस बार उन्होंने अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं, और 1 सीट उम्मीद है कि 1 लिस्ट शायद और आ जाए। एक चर्चा ये भी चल रही थी कि जो एनडीए के दूसरे घटक दल हैं वो चाहते हैं कि बीजेपी यदि गठबंधन नहीं कर रही है तो हम लोग आपस में ही गठबंधन करके चुनाव लड़ लें। तो यदि वो काम यदि होता है, बीजेपी के गठबंधन के अंदर गठबंधन सहयोगी कर लेते हैं, तो फिर मान के चलिएगा बीजेपी की जो थोड़ी बहुत उम्मीद है वो उम्मीद भी खत्म हो जाएगी दिल्ली के अंदर।
बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। गठबंधन के अंदर, गठबंधन यानी एनडीए से बीजेपी को बाहर निकालने की तैयारी चल रही है, ये कह सकते हैं। एनडीए को बीजेपी से बाहर निकालने की तैयारी, जैसे इधर कांग्रेस की बात कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस नहीं बल्कि एनडीए में, यानी इंडिया नहीं बल्कि एनडीए में बीजेपी अगर अलग थलग और इस दिल्ली चुनाव में अगर हो जाती है, क्योंकि जेडीयू अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहता है। दूसरी तरफ 8 वाले की पार्टी, और उसने ऑलरेडी 1 दर्जन अपने कैंडिडेट उतार दिए, 15 कैंडिडेट उतार दिए। और अजीत पवार की पार्टी एनसीपी जो है, अजीत पवार गुट, उसने अपने कैंडिडेट 2 दर्जन उतार दिए हैं। और इसके अलावा हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने जीतन राम मांझी की पार्टी, वो कैंडिडेट उतार चुके हैं। तो ये सब, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन में आप देखिए, भले वो कांग्रेस को समर्थन देते हुए नजर नहीं आते हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव हों, चाहे ममता बनर्जी टीएमसी की नेता हों, चाहे उधर स्टालिन हो या और भी हनुमान बेनीवाल हो, ये सब आम आदमी पार्टी को समर्थन कर रहे हैं। लेकिन बात यही है कि इंडिया गठबंधन में अब ऊपरी अगर तौर पे देखा जाए तो जो दबाव है कांग्रेस पार्टी के ऊपर और आम आदमी पार्टी के ऊपर कि दोनों अपना गठबंधन कर लें, यानी दोनों के बीच समझौता हो जाए, आपसी तालमेल हो जाए। इस तालमेल का इंतजार रहेगा। 17 तारीख आखिरी है यहां दिल्ली में भी, क्योंकि नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी तारीख, और 18 तारीख को जो पटना में बैठक होने जा रही है, आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। उस बैठक से आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल की बैठक से क्या कुछ, और लालू यादव ने आह्वान किया है इस बैठक का। और दूसरी तरफ उधर जा रहे हैं राहुल गांधी, जो संविधान सम्मान सम्मेलन करने जा रहे हैं, संविधान सुरक्षा सम्मेलन करने जा रहे हैं। लेकिन वहां उस सम्मेलन के साथ साथ वहां पर तमाम विधायक दल के नेता, विधायक सब पहुंचेंगे। वहां के जो बिहार के जो नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो सब कार्यकर्ता पहुंचेंगे, राहुल गांधी से मिलेंगे। तो यहां एक अलग खिचड़ी वहां पकेगी। 18 तारीख बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है बिहार के लिहाज से, देश की राजनीति के लिहाज से। तो देश की राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, यह तय माना जाए, है ना अमलेंदु जी? जी हाँ, बिल्कुल, कभी भी कुछ भी हो सकता है, यह तय माना जाए बिहार की राजनीति में। और बड़े खेल बिहार की राजनीति में हो सकते हैं राजीव जी। और आज बिहार की राजनीति में एक और बड़ा दिन राजीव जी ये है कि जो शरद यादव थे, जो एनडीए के भी संयोजक रहे थे, फिर उन्होंने अपना लोकतांत्रिक जनता दल बना लिया था, फिर आज उनकी द्वितीय पुण्यतिथि थी। तो आज मधेपुरा में एक कार्यक्रम हो रहा है, उनके पुत्र जो हैं शांतनु शरद यादव, वो कार्यक्रम करा रहे हैं। तो वहाँ भी सामाजिक न्याय के योद्धा तमाम जुट रहे हैं। ये दूसरी एक बड़ी खबर राजीव जी ये है कि आज प्रियंका गांधी का जन्मदिन है, और प्रियंका गांधी के जन्मदिन पर जो सुप्रिया सुले हैं, उन्होंने उनके साथ अपना फोटो करते हुए और बधाई संदेश जो है वो ट्विटर हैंडल पर डाला है। बहुत से यूट्यूबर्स ने खबरें बना दी थी कि सुप्रिया सुले जो हैं उन्होंने प्रियंका गांधी पे जो रमेश बिधूड़ी का बयान आया था उस पर भी कोई शब्द नहीं कहा, जबकि हम लोगों ने वो बात सुनवाई थी न्यूज़ पॉइंट में कि सुप्रिया सुले ने रमेश बिधूड़ी को लेकर किस तरीके की बात कही थी, जो प्रियंका गांधी पर उसने अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। आज सुप्रिया सुले ने फिर से अपने साथ उनका एक संयुक्त फोटो डालते हुए प्रियंका गांधी को शुभकामनाएं दी हैं राजीव जी। तो ये जो चर्चाएं चला करती हैं, उन चर्चाओं के बीच में ये सूचना देना भी जरूरी लगा मुझे। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। प्रियंका गांधी का आज जन्मदिन, और प्रियंका गांधी को बहुत लोग विश कर रहे हैं। हमारी तरफ से भी प्रियंका गांधी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। ऐसे जन्मदिन हमारे यहाँ भी है, हमारे अविनाश जी का जन्मदिन है, जरा आइए अविनाश जी, और इनका भी जन्मदिन है। जब जन्मदिन की बात कर रहे हैं, इनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप सब की तरफ से भी अविनाश जी को शुभकामनाएं देते हैं हम। प्रियंका गांधी के साथ साथ ये भी हैं लाइन में, अविनाश जी भी हैं, तो इनके पास भी बहुत लोगों की शुभकामनाएं आ रही हैं, और प्रियंका गांधी के पास तो आ ही रही हैं। तो और आप लोगों में से भी किसी का जन्मदिन आज हो तो हमारी तरफ से, डीबी लाइव की तरफ से, पूरे डीबी लाइव परिवार की तरफ से आप सबको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपका पूरा आगे आने वाला जो कल है वो अच्छा हो, शुभ हो, मंगलमय हो, यही कामना है। आपकी जो इच्छा है वो पूरी हो, यही कामना है। लेकिन बहुत बड़ी बात कि यहाँ सियासत की हम चर्चा, और उसमें देश दुनिया में जो चल रहा है वो हम इस पर बात करते हैं। और अभी खबर एक और भी आई है कि आरबीआई में जो रिजर्व है वो अभी तक का ऑल टाइम कम हो गया है, यानी निचले स्तर पर जो फॉरेन करेंसी का जो विदेशी मुद्रा भंडार अपना है वो निचले स्तर पर आ गया है। और ये सब कुछ आप देखेंगे मोदी सरकार में, सब कुछ डाउनवर्ड जा रहा है, आप जान रहे हैं, और निचले स्तर पर आ चुका है भारतीय जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो भी गिरकर। तो खैर मनाइए,
कि आप रुपए में खरीदी बिक्री करते हैं, लेकिन भारत की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना दिखाने के लिए नरेंद्र मोदी ने जो कुछ किया है उसका असर भी दिखाई दे रहा है। और ये सारी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, बहुत सारी बातें, बहुत सारी खबरें हम पहुंचाएंगे। आज द्वितीय पुण्यतिथि है, आप जान ही रहे हैं। शरद यादव जो समाजवादी नेता थे और काफी तेज तर्रार नेता उनकी, और उनके बारे में भी बता चुके हैं। लेकिन जरा बिहार चलना चाहता हूं। बिहार में पप्पू यादव का जो आज चल रहा है कार्यक्रम, वो कितना सफल है और क्या कुछ चल रहा है, जरा ये भी समझें। अमलेंदु जी, पप्पू यादव क्या कर रहे हैं वहाँ पे? पप्पू यादव राजीव जी वहाँ छात्रों के आंदोलन को लीड कर रहे हैं और ज़बरदस्त तरीके से लीड कर रहे हैं। और एक तरीके से देखा जाए तो बीपीएससी के लिए वहाँ संकट खड़ा कर चुके हैं पप्पू यादव, और उनको ज़बरदस्त समर्थन मिल रहा है। पूरे बिहार से खबरें आ रही हैं कि जगह जगह बंद जो है अच्छे तरीके से हो रहा है और जगह जगह जुलूस निकल रहे हैं, और हिंसा की खबरें भी आ रही हैं इस बीच में कई जगह से कि आगजनी वगैरह भी हुई है, इस तरह की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन बंद पूरी तरीके से सफल बताया जा रहा है और कफन पहनकर जो है वो पप्पू यादव जो है बताया जा रहा है कि वो निकले हैं सड़कों पर, और उन्होंने बात भी की, उनकी बाइट भी हम लोगों ने सुनवाई थी। तो एक बार फिर हम सुनवा सकते हैं राजीव जी, अगर आप चाहें। बिल्कुल, जरा पप्पू यादव की बाइट को सुनाइए और देखते हैं क्या रहे हैं वो। जय श्री राम के राम नाम का जो ये चादर है, वो चादर लपेटे हुए पप्पू यादव आखिर क्यों लपेटे हैं राम नाम की चादर, जरा ये भी समझेंगे। पहले सुन लेते हैं पप्पू यादव को। पप्पू जी राम राम की चादर क्यों नहीं डालेंगे? क्या कभी तो लोग राम राम की चादर क्यों? सरकार का राम राम सत्य करना है, सबका जो लोग छात्र विरोधी है उसका राम राम सत्य। पप्पू जी ने खल लिया है राम राम सत्य, राम राम सत्य, राम राम सत्य। हाथ में गुलाब का क्या मैसेज दे रहे हैं? मैसेज गुलाब का राम राम सत्य है। सरकार का जब जनता का गति कर दिए तो अब सरकार का भी राम राम सत्य। मतलब लड़ाई जारी रहेगी। पप्पू जी रीएग्जामिनेशन करवा के ही रहिएगा। देख नहीं रहा। जब बच्चों का राम राम सत्य, जब बिहार के 13 करोड़ जनता का जब जिंदगी खत्म, तो सरकार का भी राम राम सत्य। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सड़क पे और विपक्ष घर पे है। पप्पू जी क्या कहेंगे? भैया पूरे बिहार की जनता सड़क पर है। ये यूथ नहीं दिख रहा आपको? ये छात्र नहीं दिखता है? ये दिख नहीं रहा कि पूरा बाजार लोग सपोर्ट कर रहे हैं? अब देखिए पूरा बिहार बंद है, पूरा जनता सपोर्ट में है, सभी लोग। चलिए अब लगा। तो सुन रहे थे आप यहाँ पर पप्पू यादव को, और बार बार वो जो बातें रख रहे हैं बीपीएससी के छात्रों के लिए, यहाँ पर वो आंदोलन कर रहे हैं। आज बंद का आंदोलन है और बंद का आह्वान, और उस आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए पप्पू यादव तेज तर्रार नेता बिहार के, आप जानते हैं, और अपने दम पर चुनाव लड़के आए, जीत के आए, सांसद हैं अभी पूर्णिया से, और कांग्रेस पार्टी में चुनाव से ठीक पहले उन्होंने विलय कर लिया था अपनी पार्टी का। उसके बाद वहाँ लालू प्रसाद यादव ने अपनी पार्टी के सिंबल पर वहां एक कैंडिडेट खड़ा कर दिया। वो कैंडिडेट अपनी जमानत तक बचा नहीं पाई, लेकिन पप्पू यादव जीत गए, और जीतने के बाद अब बहुत मुखर हैं और वहां की पॉलिटिक्स पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। आने वाले समय में ऐसे पप्पू यादव का भविष्य कांग्रेस में बहुत उज्जवल दिखाई देता है, और एक अच्छा तेज तर्रार नेता बिहार में कांग्रेस पार्टी को मिला हुआ ये दिखता है। अमलेंदु जी। हाँ बिल्कुल राजीव जी, पप्पू यादव अगर कांग्रेस में पहले भी आ गए होते तो अब तक बहुत आगे निकल चुकी होते, लेकिन पप्पू यादव भी चूंकि एक मस्त मौला टाइप के आदमी हैं, और हालांकि आरोप उनके ऊपर भी बहुत सारे रहे हैं, अपराध जगत से लेकर के तमाम तरीके के, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि उस बिहार की राजनीति में जो एक कुछ नाम जो कुछ बड़ा कर सकते हैं और जिन्होंने कुछ बड़ा किया है, उनमें पप्पू यादव भी शामिल हैं। और दूसरी बात ये राजीव जी की जनता के सवालों पर चाहे पप्पू यादव सांसद हो या नहीं हो, लगातार सड़क पर दिखाई पड़ते हैं। जिस समय कोसी की बाढ़ आई राजीव जी, उसमें जब सारे नेता घरों में दुबक गए थे, पप्पू यादव उस बाढ़ में भी जो थे वो जनता के बीच में थे। तो ये पप्पू यादव की एक खासियत है। यहाँ दिल्ली में भी उनका जो घर है राजीव जी, वो 24 घंटे खुला रहता है, और शायद ही कोई दिन ऐसा जाता हो, लोग ये बताते हैं कि जिस दिन 100-125 लोग जो है उनके यहाँ भोजन ना करते हों आकर। तो यानी ये एक बड़ी चीज़ है, और राजनेता होता ही ये है कि जो हमारे एक
मित्र थे राजीव जी और राजनेता थे, तो वो जाते थे गांव में तो कहते थे कि देखो हम जब गांव में आते हैं तो जो आम आदमी है वो हमको दूध भी पिलाता है, मट्ठा भी पिलाता है, छाछ भी और रबड़ी भी खिलाता है, सब कुछ। लेकिन अगर वो हमारे यहाँ आए और अगर हम उसको एक टाइम का खाना भी ना खिला सकें तो हमारी राजनीति बेकार है। और उनके यहाँ भी राजीव जी ये होता था कि मालूम पड़ता था कि रात को 200 लोग जो हैं वो आए हुए हैं उनके क्षेत्र से और रात को रुके हैं और 200 लोगों का खाना जो है रोज़ लगभग होता था। तो ये एक जो जनता से जुड़ाव की बात होती है तो ये पप्पू यादव के अंदर है, वो जनता के नेता हैं, ये तो वो साबित करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पप्पू यादव की राजनीति की हम बात कर रहे हैं, उनकी राजनीति के जरिए यहाँ कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को बिहार में कितना मजबूत कर सकती है, इस पर चर्चा हम कर रहे थे। चर्चा बहुत हम कर चुके हैं ऑलरेडी। इधर दिल्ली के चुनाव की चर्चा, बिहार की चर्चा जो है वो राष्ट्रपति यूनाइटेड स्टेट के जो न्यू इलेक्टेड राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी चर्चा भी कर चुके। विदेशी भंडार, मुद्रा भंडार कितना डाउन हो गया है इसकी चर्चा भी कर चुके हैं, और बहुत सारी खबरें अभी आने वाले समय में और भी हैं। लेकिन इस कार्यक्रम को, इस चर्चा को यही समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूं, और इसके बाद फिर बहुत सारे हमारे प्रोग्राम्स के लिए आप जुड़े रहिए और देखते रहिए डीबी लाइव। मुझे और अमलेंदु जी को और हमारे पूरी टीम को, अविनाश जी को खासकर बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से, और प्रियंका गांधी को भी बहुत शुभकामनाएं उनके जन्मदिन की, और आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत आपका दिन मंगलमय हो, इसी बात के साथ इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।